हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम 9 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे और आज का जो करंट अफेयर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज के ही करंट अफेयर से 2 से 3 नंबर के जो सवाल हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करें। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ आप इसको मिल जाएगा। और पिछली क्लास में मैंने एक सवाल पूछा था जिसका आंसर इन बच्चों ने सही दिया है कि आरबीआई का जो सीपीआई का टारगेट होता है, सीपीआई इन्फ्लेशन का होता है 4%, लेकिन उसके साथ वो बैंड लेकर के चलता है प्लस माइनस कितने का। तो इसका सही जवाब है 2% का। तो 4% और प्लस माइनस 2% का बैंड लेकर के आरबीआई चलता है सीपीआई इन्फ्लेशन के लिए। और अगर ये 2% ज़्यादा मतलब 6% से ऊपर अगर इन्फ्लेशन चला जाता है तो आरबीआई उसको कंट्रोल करता है, या फिर वो 2% से नीचे चला गया तब डिफ्लेशन की स्थिति होती है, उसे भी कंट्रोल करता है। मतलब आरबीआई का पूरा टारगेट रहता है 2% से 6% के बीच में जो स्थिति है वो बनी रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सवाल से। पहला सवाल, आरबीआई ने एक्सेलरेट किया है उस फ्रीक्वेंसी को जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग के लिए दी जाती है इंस्टेड ऑफ मंथली। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, ईएमआई चुका रहे हैं कि नहीं चुका रहे हैं, तो वो जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत सारी एजेंसियां ऐसी होती हैं। जैसे आपने नाम सुन रखा होगा सिबिल का, है ना, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन वाली जो एजेंसी होती है। इसीलिए आप फॉर्म भी भरते हैं अगर बैंक का, तो वहाँ कहते हैं सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, जिससे पता चलता है कि आप जो ऋण ले रहे हैं वो चुका रहे हैं कि नहीं समय से, वो सारी चीज़ें, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। तो इसमें जो रिपोर्टिंग होती थी पहले मंथली होती थी कि एटलीस्ट एक महीने में एक बार तो करना ही करना है। इसको अब आरबीआई ने घटा करके कर दिया है फोर्टनाइटली और लेस, मतलब 14 दिनों में 2 हफ्ते के अंतराल पे, 2 हफ्ते मतलब एक महीने से इसका समय आधा करके 2 हफ्ते के अंतराल में कर दिया गया। और ये भी कहा गया इससे कम भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि 2 हफ्ते का गया हर 2 हफ्ते पे ही करिए, आप 1 हफ्ते पे ही रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जिससे होगा क्या कि जो आपका सिविल स्कोर है उसमें जो पेंडेंसी है अगर, या फिर आपने ऋण चुका दिया है अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, 1 महीना वेट करना नहीं पड़ेगा, जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपका सिविल स्कोर जल्दी इंप्रूव हो पाएगा। तो ये फोर्टनाइटली किया गया। फोर्टनाइटली का मतलब मैं बता दूं 14 डेज़ या 2 हफ्ते, ऐसे समझ के चलिए। यहाँ पर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखिए बताया गया। आरबीआई की बाई मंथली जो एमपीसी हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग, उसमें सारे फैसले लिए गए हैं कि आरबीआई ने ये कहा है हैज़ मैंडेटेड अ मोर फ्रीक्वेंट रिपोर्टिंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन टू क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज, जैसे सिबिल है। लेंडर्स इंक्लूडिंग बैंक्स एंड एनबीएफसी, दोनों के ऊपर ये लागू होगा। मस्ट नाउ शेयर बारोवर डेटा एटलीस्ट एवरी 2 वीक्स, पोटेंशियली इवन मोर ऑफन। तो ये कम से कम 2 हफ्ते में एक बार तो शेयर करना पड़ेगा फोर्टनाइटली, उससे पहले भी कर सकते हैं। लेकिन इसका जो कह सकते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कब से होने वाला है, तो ये 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इस साल तो ऐसे ही चलेगा, 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो ये आरबीआई के गवर्नर ने बताया कि फोर्टनाइट रिपोर्टिंग जो फ्रीक्वेंसी है, इससे इंश्योर होगा कि जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है सीआईसी के द्वारा जो प्रोवाइड करी जाती है वो एकदम रिसेंट इन्फॉर्मेशन हो। मतलब अगर किसी ने लोन चुका दिया तो 1 महीना वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत दिख जाएगा। साथ ही साथ बैंकों के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ईएमआई नहीं जा रही है, तो बैंकों को 1 हफ्ते या उससे अधिक महीने तक का समय वेट नहीं करना पड़ेगा। उससे पहले उन्हें पता चल जाएगा कि जिसको लोन देने वाले हैं उसकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अगला सवाल है, अगला सवाल नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन की तरह है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आम जिंदगी में भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिहाज से भी। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है डेलीगेटेड पेमेंट्स इन यूपीआई। नाम याद रखिएगा, डेलीगेटेड पेमेंट्स यूपीआई में इंट्रोड्यूस किया है। इसमें होगा क्या, लिखा है दिस वुड इनेबल अ इंडिविजुअल प्राइमरी यूजर to allow another individual secondary user to make UPI transaction up to a limit of the primary user's bank account without the need for the secondary user to have a separate bank account linked to UPI। मतलब ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कोई एक रूरल परिवार है, ग्रामीण परिवार है, तो उसमें जो पिता हैं उनके नाम पे बैंक अकाउंट है, बाकी जो उनके बच्चे हैं, माताएं हैं, उनके नाम पे कोई बैंक अकाउंट ऐसा है नहीं। तो इनके नाम पे बैंक अकाउंट है तो इन्होंने यूपीआई तो अपने नंबर पे चला रखा है, लेकिन अगर इनके जो बच्चे हैं या परिवार वाले, इनको अगर पेमेंट करनी है तो अपने पिता के ऊपर ही निर्भर करना पड़ेगा, उन्हीं के फ़ोन से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब इसके आने से डेलीगेटेड पेमेंट से क्या होगा कि ये जो पिता हैं यही अप्रूव कर पाएंगे अपने बच्चों को भी एज अ सेकेंडरी यूज़र,
कि उनकी वही वाली यूपीआई आईडी काम करेगी, वही यूपीआई लिंक्ड बैंक अकाउंट काम करेगा, लेकिन अब इनके पास एक सेकेंडरी आपके पास ऑप्शन रहेगा, सेकेंडरी यूजर बना पाएंगे इन्हें और यही लिमिट तय कर पाएंगे। मान लीजिए इन्होंने कह दिया कि 2000 रुपये तक की पेमेंट ये कर सकते हैं, तो मतलब जब इन्हें पेमेंट करनी होगी तो अब इनको अपने पिताजी के मोबाइल की जरूरत नहीं, अपने मोबाइल से वो पेमेंट कर पाएंगे, लेकिन कटेगा इनके पिताजी के ही अकाउंट से। मतलब एक ही बैंक अकाउंट का प्रयोग, यूपीआई लिंक बैंक अकाउंट का प्रयोग करके अब बहुत सारे लोग यूपीआई मल्टीपल यूजर्स इसके हो सकते हैं। और इसको लाया भी इसीलिए गया, इसलिए मैंने एग्जांपल भी रूरल इंडिया का दिया है, क्योंकि रूरल इंडिया में ही ऐसा खास तौर पे होता है जहाँ पे बैंक अकाउंट लिमिटेड होते हैं, पति के नाम पे है, पत्नी के नाम पे नहीं है, बच्चों के नाम पे नहीं है, या फिर किसी एक सदस्य के नाम पे है जो घर का बड़ा है, तो बाकी लोगों को भी पेमेंट अब आसानी से हो पाएगी। तो ये लाया गया है। अब ये ध्यान रखिएगा, लिमिटेड नहीं है, रूरल एरियाज़ के लिए, सबके लिए होगा। लेकिन शहरों में तो जैसे ही बच्चे 18 साल के होते हैं, कुछ बच्चे तो उससे पहले भी बैंक अकाउंट का खुल जाता है, माइनर का, फिर मेजर हो जाता है, वो होता ही है। लेकिन गाँव में ऐसा कम होता है, तो ये सबके लिए होगा। ये एक बेहतर सुविधा है जो कि आने वाली है। एक और यहाँ पे खबर आती है उसी एमपीसी मीटिंग से कि आरबीआई ने टैक्स पेमेंट यूपीआई के द्वारा जो होता था उसकी लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया पर ट्रांजैक्शन। तो पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए थी यूपीआई के द्वारा, अब इस लिमिट को बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, पर ट्रांजेक्शन ये लिमिट है। अगला सवाल यहाँ पे आता है, आरबीआई ने प्रपोज किया है रिड्यूस चेक क्लियरिंग साइकिल फ्रॉम T+2 days टू विदिन डैश ऑन द डे ऑफ प्रेजेंटेशन। पहले क्या है कि जो चेक है, जैसे आप चेक अगर प्रेजेंट करते हैं तो उसको क्लियर होने में 2 वर्किंग डेज़ का समय लगता है। मतलब जिस दिन आपने दिया है उससे 2 वर्किंग डेज़ का समय आपको देना पड़ेगा, उसके अंदर ही हो जाता है, मतलब अगले दिन ही लगभग हो जाता है वो चेक। अब इसी को आरबीआई ने अब कम करने का प्रयास किया है कि अब इतना मैक्सिमम जो समय है 2 दिन, इसको भी कम करके केवल फ्यू आवर्स करने पे अब आरबीआई काम कर रहा है, या फिर अब ये करने लगेगा। मतलब आप चेक जमा करेंगे विद इन सेम डे आपका जो चेक है वो क्लियर हो जाएगा। अब ये भी नहीं होगा कि आपने चेक जमा किया अब विद इन अ फ्यू आवर्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब 24 घंटे से कम का समय होगा। अब वो 1 घंटे में भी हो सकता है, 2 घंटे में भी हो सकता है, 10 घंटे में भी हो सकता है, लेकिन पहले से कम समय लगेगा अब जो नई सुविधा है उसके द्वारा। ये बात आरबीआई के गवर्नर ने बताई कि जो प्रेजेंट के समय में चेक क्लियरिंग थ्रू सीटीएस सिस्टम है, ऑपरेट करता है बैच प्रोसेसिंग मोड पे, और इसका जो क्लियरिंग साइकिल होता है अप टू 2 वर्किंग डेज का होता है। अब जो प्रपोज किया गया है, रिड्यूस द क्लियरिंग साइकिल बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉन्टिन्यूअस क्लियरिंग विथ ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट इन सीटीएस। तो ये जो ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट है, इसमें कॉन्टिन्यूअस क्लियरिंग के माध्यम से अब ये जो चेक और ट्रंकेशन सिस्टम है काम करता ही रहेगा, और इसी वजह से जो समय है, जो टाइम फ्रेम है 2 वर्किंग डेज का, वो कम होकर के केवल कुछ घंटों में तब्दील हो जाएगा। अगला सवाल है, इसरो जो है 15 अगस्त को लॉन्च करने वाला है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट, शॉर्ट में इसे EOS भी कहते हैं। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट लॉन्च करेगा 15 अगस्त को, सेलिब्रेट किया जा रहा है इसरो के द्वारा। आपको बताने किस सैटेलाइट व्हीकल के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा, तो इसका सही जवाब है बी वाला ऑप्शन, है ना। ये स्मॉल लॉन्च व्हीकल होगा जिसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो इसरो के पास अलग अलग तरह के लॉन्च व्हीकल्स हैं, जैसे ये आपका PSLV आता है, LMV3 है, जियो सिंक्रोनस वाला, SSLV है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो ऐसे एक स्मॉल लॉन्च व्हीकल आपका आता है जिसके द्वारा इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। मतलब ये लो अर्थ ऑर्बिट में ही रहने वाली ये सेटेलाइट रहेगी। इसके बारे में क्या डिटेल होगी वो 15 अगस्त के आसपास जब आएगा न्यूज़ तो बताएंगे। इस बार का जो राष्ट्रीय विज्ञान अवार्ड है वो किसे दिया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय विज्ञान अवार्ड है, तो ये दिया जा रहा है चंद्रयान 3 की टीम को। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इसरो की जो चंद्रयान 3 की टीम है उसे राष्ट्रीय विज्ञान अवार्ड दिया जाए। राष्ट्रीय विज्ञान अवार्ड बहुत कह सकते हैं प्रख्यात अवार्ड है देश में। लिखा है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इज वन ऑफ द हाईएस्ट रिकॉग्निशन इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन इंडिया। सबसे ऊंचा अवार्ड ये आता है राष्ट्रीय विज्ञान अवार्ड। और इसमें एक और न्यूज है, जैसे राष्ट्रीय विज्ञान के साथ साथ एक और इसमें अवार्ड है यहाँ पे विज्ञान रत्न का अवार्ड। तो विज्ञान रत्न का जो अवार्ड है वो दिया जा रहा है, फॉर्मर डायरेक्टर हैं IISc के प्रोफेसर जी पद्मनाभन, इनको दिया जा रहा है बायोलॉजिकल साइंस में उनके योगदान के लिए। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट टाइप का अवार्ड होता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो योगदान दिया उसको ये सेलिब्रेट करने के लिए अवार्ड दिया गया है विज्ञान रत्न का। अगला सवाल है, प्लैनेट फॉर मदर इस कैंपेन के तहत इंडिया और कौन से देश के बीच में एक कह सकते हैं कि एक फ्रेंडशिप जो आर्क है इसको इनैगोरेट किया गया है। तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका और इंडिया ने प्लैनेट फॉर मदर कैंपेन के तहत
ये आर्च जो है इनॉग्रेट किया है। और कहाँ पे हुआ है ये? तो ये हुआ है नेशनल सैंडलवुड गार्डन एट श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। यहाँ पर जो है मतलब ये वहाँ की राजधानी है श्रीलंका की, तो वहाँ पर जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है। अगला सवाल है, कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य, जो जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है? तो ये थे वेस्ट बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री। 2000 से लेकर के 2011 तक ये वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इस बार नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पदक जीता है। और नीरज चोपड़ा जैसे पिछले जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें गोल्ड जीता था इन्होंने, इस बार सिल्वर ही इन्होंने जीता है। और अगर थ्रो की बात करी जाए तो इस बार इन्होंने थ्रो किया है 89.45 मीटर का, मतलब थ्रो इनका अच्छा था। लेकिन अब देखिए जेवलिन में होता क्या है कि टोटल 6 थ्रोज मिलते हैं कि आपको 6 थ्रो करना है सभी को, उसमें जो सबसे बेस्ट थ्रो होगा वही काउंट होगा रैंकिंग के लिए। मतलब ये नहीं है कि जैसे रेसलिंग क्या कह लें, जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह होता है उसमें क्या होता है वेट ऐड होते रहते हैं कि आपने कितना वेट उठाया, टोटल वेट कितना होगा उससे होता है। इसमें क्या है कि आपको 6 चांस मिलेंगे। अब इसमें कोई गलत हो जाए तो कोई पेनाल्टी वगैरह नहीं है, आपको इस 6 में ही अपना बेस्ट देना है। तो इसमें नीरज चोपड़ा ने जो अपनी सेकंड थ्रो थी उसमें 89.45 मीटर का थ्रो किया, लेकिन बाकी और जो भी उनके अटेम्प्ट थे वो सारे जो है गलत हो गए, मतलब वो जो लाइन थी उसे वो क्रॉस कर जा रहे थे, इस वजह से वो काउंट नहीं हुए। तो इंजरी से जूझ रहे थे नीरज, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनका थ्रो फेंकते हुए भी ज़्यादातर ध्यान इंजरी पे ही जा रहा था, इस वजह से पूरा वो अपना 100% नहीं दे पाए। और इसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम जो है, जिनको नीरज चोपड़ा ने पहले हरा रखा है, एक आध बार हार भी रखे हैं, तो उन्होंने इस बार गोल्ड जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और उन्होंने सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं जीता बल्कि उन्होंने 92.97 मीटर का थ्रो किया है, जो कि एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड बन गया है। मतलब ओलंपिक्स में इतना ऊंचा, इतना लंबा जो थ्रो है जेवलिन से नहीं किया गया है, तो एक नया ओलंपिक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है इनके थ्रो के द्वारा। एंडरसन पीटर्स, ये अफ्रीका का देश है ग्रेनेडा, वहाँ के हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया जेवलिन थ्रो में। आपको ये तो पता होगा ना, जेवलिन थ्रो भाला फेंक जो प्रतियोगिता होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं नीरज चोपड़ा। अगला सवाल है, इंडिया की हॉकी ने स्पेन को बीट करके कौन सा मेडल लिया है पेरिस ओलंपिक 2024 में? तो ये लिया गया है ब्रॉन्ज मेडल, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। पिछले साल मतलब 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल मिला था भारतीय हॉकी टीम को, इस बार भी ब्रॉन्ज मेडल मिला, मतलब लगातार 2 ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे स्पेन को हराया है इंडिया ने। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो ये ब्रॉन्ज मेडल वाला मैच होता है इसमें इंडियन टीम ने किसे हराया? तो स्पेन ने इसको हराया है। एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि 2024 का जो गोल्ड मेडल है हॉकी का वो किसने जीता है? पता है तो कमेंट करके बताइए। अगला सवाल, किसने रिसीव किया है अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज NBFC ICC फ्रॉम RBI? तो RBI के तौर से NBFC ICC का जो सर्टिफिकेट है रिसीव किया है L&T फाइनेंस ने। अभी NBFC ICC का मतलब क्या है? तो L&T फाइनेंस इससे पहले NBFC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, मतलब NBFC CIC जिसको कहते हैं वो हुआ करती थी, उसके तौर पर रजिस्ट्रेशन था। अब इसे NBFC ICC कहा गया है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी अब ये बन चुकी है। अब इस तरह की जो कंपनी होती है NBFC, तो उसका प्राइमरी जो टारगेट होता है वो क्या होता है? एसेट फाइनेंसिंग करना, लोन एडवांसेस प्रोविजंस वगैरह देना, और क्या होता है? एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़। तो ये इसके प्राइमरी फंक्शंस होते हैं कि वो सिक्योरिटीज़ का एक्विजिशन करते हैं, मतलब अपना पैसा लगाते हैं सिक्योरिटीज़ वगैरह में। तो अब ये NBFC ICC बन गया L&T फाइनेंस। अगला सवाल है, RBI को कौन सी रैंक मिली है SWFI की टॉप 100 लार्जेस्ट सेंट्रल बैंक रैंकिंग में बाय टोटल एसेट? तो टोटल एसेट के आधार पर रैंकिंग करी गई SWFI के द्वारा। तो इसमें RBI को ऑल ओवर द वर्ल्ड में 12वीं रैंकिंग मिली है, तो मतलब काफ़ी अच्छी बात है, 12वीं रैंकिंग RBI को प्राप्त हुई है। लेकिन अगर मैं इसमें टॉप 5 में आपको ले चलूँ तो पहले नंबर पे है फेडरल रिजर्व सिस्टम है, जो कि अमेरिका का है, USA का है, पता होना चाहिए, नॉर्थ अमेरिका लिखा है मतलब USA। दूसरे नंबर पे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, एशिया का है। फिर है तीसरे नंबर पे बैंक ऑफ जापान। फिर है चौथे नंबर पे ड्यूश बुट्स बैंक, ऐसा जो भी प्रोनाउंसिएशन है कहाँ का है? जर्मनी का। तो जर्मनी का बैंक चौथे नंबर पे है। और फिर 5वें नंबर पे है बैंक ऑफ फ्रांस, जो कि यूरोप में है।
और इन दोनों के बाद जो तीसरे नंबर पे एशिया का बैंक है वो आरबीआई ही है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 12वें नंबर पे आ रहा है। तो ये 5 है। टॉप किसने किया है? यूएसए के फेडरल रिजर्व सिस्टम ने। ये याद रखने की जरूरत नहीं कि इनका जो एसेट साइज है वो कितना है, आरबीआई का कितना है। ये जरूर याद रखिए कि आरबीआई की तुलना में ये सारे बैंक्स कहाँ पे हैं। अगला सवाल, पाइन लैब्स ने कोलैबोरेशन किया है कौन से बैंक के साथ और उसने इंट्रोड्यूस किया है यूपीआई सेतु। तो ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया यूपीआई सेतु, पाइन लैब्स आपने देखा होगा, कहीं पे आप जाते होंगे जहाँ पे कार्ड मशीन सी रहती है, स्वैप करने वाली मशीन रहती है, उसके ऊपर लिखा रहता है पाइन लैब्स। तो इस तरह के जो पेमेंट के सोल्यूशन है ना, पाइन लैब्स प्रोवाइड करवाता है। तो पाइन लैब्स ने एक्सिस बैंक के साथ ये पार्टनरशिप करिए, कोलैबोरेशन किया है कि वो यूपीआई सेतु को लॉन्च किया। यूपीआई सेतु क्या है? ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म होगा डिजाइन फॉर बिजनेसेस एंड डेवलपर्स। और ये जो यूपीआई सेतु होगा सपोर्ट करेगा वाइड रेंज ऑफ यूपीआई प्रोडक्ट फ्रॉम बेसिक क्यूआर कोड पेमेंट टू अदर पॉपुलर कलेक्शन मोड लाइक ऑटो पे, ईएमआई, थर्ड पार्टी वैलिडेशन, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करने वाला है। अब कुछ वन लाइनर से उनको देख लीजिए। जैसे पहला वन लाइनर है डीबीएस बैंक को लेकर के। इसको लेकर के कल भी एक मैंने न्यूज़ बताई थी कि इन्होंने अपना जो नेक्स्ट सीईओ है वो चुन लिया है। तो डीबीएस बैंक की इंडिया वाली जो शाखा है या फिर इंडिया वाला जो बिजनेस है उसने अनवील किया है डीबीएस गोल्डन सर्कल नाम का एक प्रोग्राम या फिर कह सकते हैं एक नई इनिशिएटिव। किसके लिए है ये? सीनियर सिटीजन्स के लिए होने वाली है। प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम ये होगा। किसके लिए? जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज है कि आईआईटी इंदौर और डीआरडीओ ने मिलकर के एक ब्रेक थ्रू जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एक इस तरह के खास जूते बनाए हैं, मतलब शूज़ बनाए हैं, जिनको अगर पहन के चला जाएगा तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। मतलब उन जूतों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। साथ ही साथ उसमें जीपीएस सिस्टम लगा होने की वजह से और आरएफआईडी होने की वजह से जो उसे पहन के चल रहा है उसकी एक्यूरेट लोकेशन की ट्रैकिंग भी हो पाएगी। तो ये लॉन्च किया गया है डीआरडीओ और आईआईटी इंदौर के द्वारा। कहाँ पे प्रयोग होगा? खास तौर पे सैनिकों के लिए बनाया जाएगा। कि कई बार होता है कि सैनिक कहीं खास मतलब ऐसे वीरान जगह में चले गए, जंगल में चले गए, या फिर कहीं ऐसी जगह पे चले गए जहाँ बहुत बर्फ़ पड़ रही है, पता ही नहीं चल पा रहा है कहाँ गए, वहाँ पे इंटरनेट नहीं हो पा रहा है या फिर कोई और तरीका नहीं खोजने का। तो इसके माध्यम से वो लोकेशन ट्रैकिंग कर पाएंगे कि हमारे जो सिपाही हैं या फिर जो हमारी जो बटालियन है वो कहाँ पे है। दूसरी चीज़ कि इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इन जूतों से, उसका प्रयोग बहुत सारी चीज़ों में करा जा सकेगा। जैसे वो अपने जो घड़ी, जो स्मार्ट वॉचेज़ हैं उन्हें चार्ज कर सकेंगे, या फिर जो उनके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं चार्ज कर पाएंगे, मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज कर पाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके लिए उन्हें सूर्य की या फिर जो सोलर पैनल लेकर के चलते हैं वो सब लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर का प्रयोग टेक्नोलॉजी का किया जा रहा है इन जूतों में। जब चलते हुए जो फ्रिक्शन होती है चलते हुए, उसी का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे ये शूज़। तो आज की इस न्यूज़ में इतना ही। आपने देखा होगा आज की न्यूज़ में बैंकिंग अवेयरनेस नहीं कवर किया, क्योंकि आज की न्यूज़ में ज़्यादातर बैंकिंग अवेयरनेस के ही सवाल थे और ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कहा ध्यान से देखिएगा। बाकी आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, बहुत कम लाइक्स होते हैं, मज़ा नहीं आ पाता है। फिर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।